गोकिम एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली वेपन की तरह यूज कर सकता है। एक वेपन मास्टर और हुआरंग स्वॉर्ड का असली ओनर। बट इन सब के अलावा गोकिम एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग है। हमने जेम्स ली और पेचन जो को तो बोलते हुए सुना है कि गो काफी ज्यादा वीक है, बट क्या वो असल में वीक है? नहीं, पेचन जो की हालत देख के पता लग गया था कि वो कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वेल आज हम बात करने वाले हैं गोकिम पास्ट में कितना स्ट्रॉन्ग था, प्रेजेंट में कितना स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में कितना पावरफुल होने की पोटेंशियल रखता है। और वेल वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सस्ती प्रमोशन मेरे दूसरे चैनल की। तो अगर तुमने अभी तक मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ पहले जाके उसको सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम में से बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ। वेल एक्चुअली एलिसिड तो मैं ही कवर करने वाला हूँ, लेकिन दूसरे चैनल पे जो नई मानवा कवर होगी वो आई गेस मेरी फ्रेंड कवर करेगी। तो जाओ पहले उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुमने अभी तक लुकिज्म नहीं पढ़ी है, खासकर इंचो नाक नहीं पढ़ा है, तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद अ फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोकिम की बैक स्टोरी के बारे में। अब ऐसे तो हमें गोकिम की बैक स्टोरी बताई नहीं गई और प्रोबेबली अब बताई भी ना जाए करेंटली, क्योंकि इसी वीक हमने देखा कि इंचोनाक आखिरकार खत्म हो चुका है फाइनली। बट रिगार्डलेस हमें इतना जरूर पता है कि गोकिम ने अपनी वेपन स्किल्स या फिर स्पेसिफिकली केंडो अपने मास्टर से सीखी है, बट वो अपने मास्टर के साथ अच्छे टर्म्स पर नहीं था। ऑल्सो उसने प्रोबेबली अपने मास्टर को मारा है। जितना लुकिज्म के कुछ कैरेक्टर्स को पता है जैसे गन, इसका मतलब गोकिम पर या तो ब्लेम डाला गया है इस चीज का, या हो सकता है कि ये सच हो। अब ये तो हमें शायद तभी पता लगेगा जब पीटीजे एक्चुअल में ड्रॉप आउट कर देंगे गोकिम की बैक स्टोरी। अभी फिलहाल के लिए तो हमें नहीं पता, तो हम प्रेडिक्शन बना के भी क्या ही कर लेंगे। बैक स्टोरी एक साइड रखते हुए बात करते हैं गोकिम की एबिलिटीज की। गो प्राइमरली एक वेपन जीनियस या वेपन मास्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। एंड बिलीव मी, वो वेपन्स बहुत डेडली होते हैं। उसके अलावा गो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर सकता है। वो मिक्स मार्शल आर्ट यूज करता है, मतलब पर्टिकुलरली किसी एक स्टाइल पर स्टिक नहीं करता। और हमने उसके वेपन मास्टरी का एग्जांपल बहुत जगह पे देख रखा है, जैसे एक बार उसने चॉपस्टिक्स यूज करके सीनुहान की बत्ती लगाई थी। बट क्या गो को फर्क पड़ता है? नहीं भाई, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके पास बेल्ट हो, उसके पास चॉपस्टिक हो, उसके पास कुछ भी हथियार हो, वो उसको वेपन की तरह यूज कर सकता है। वो भी जितना डैमेज वो चीज कर सकती है उससे भी ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करता है गो। चलो ये तो बात हो गई गोकिम की एबिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं गोकिम की फाइट्स के बारे में, जो उसने लुकिज्म में अभी तक भसड़ मचाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुकिज्म की टाइमलाइन, गो की फर्स्ट फाइट गन के साथ होती है, जब गन उसे अपने साथ चार्ल्स स्टोरी के अंडर रिक्रूट करने आता है। इस फाइट में गो बहुत अच्छे से गन को टक्कर देता है। माना उस टाइम गन अभी जितना पावरफुल नहीं था, ना ही उसके पास यूनिक पाथ था और ना ही उसके पास उसकी पीक पोटेंशियल थी जो वो अभी लेकर घूमता है। मतलब सेकंड जनरेशन को खत्म करने के बाद या इवन सेकंड जनरेशन से लड़ते हुए भी उसके पास जो ऑरा था, वो ऑरा उसके पास उस टाइम नहीं था। बट स्टिल अगर देखा जाए तो गो भी अपनी पूरी पोटेंशियल पे गन से फाइट नहीं कर रहा था, क्योंकि गो की पूरी पोटेंशियल तभी बाहर आती है जब उसके पास कोई स्वॉर्ड हो या फिर कटाना हो, और गो के पास उस फाइट के अंदर कटाना या स्वॉर्ड नहीं थी। बट गो स्टिल इस फाइट में गन के साथ परफेक्टली मैच था और टो टू टो फाइट कर पा रहा था, और गन को बहुत अच्छा खासा डैमेज भी दे देता है, जिसकी वजह से गन को TUI एक्टिवेट करना पड़ता है। और हम जानते हैं किसी भी फाइट में गन का लास्ट के बाद का भी लास्ट रिजॉर्ट TUI होता है। मतलब गन TUI में तब जाता है जब गन किसी फाइट में अनकॉन्शियस हो जाए। एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसे बहुत ही कम लोग एग्जिस्ट करते हैं जो गन को मार मार के इतना कूट कूट के अनकॉन्शियस कर पाए। मतलब बहुत ही रेयर ही कर सकते हैं लोग। इस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इसके बाद फाइट होती है गो की सीनुहान के साथ। गन और गो चार्ल्स के कहने पे 4 मेजर क्रूज को ढूंढने निकलते हैं या फिर फॉर्म करने निकलते हैं, और बिग डील उनमें से एक पोटेंशियल गैंग होती है जिनको ये लोग या तो चूज करेंगे या फिर एलिमिनेट करेंगे। तो यहीं पे फाइट होती है गो की सीनुहान के साथ। सीनू वॉज प्रीटी पावरफुल एट द टाइम, बिग डील का लीडर और गॉड ऑफ कॉम्बैट। बट उस टाइम सीनू को ये टाइटल नहीं मिला था। स्टिल सीनू गो पर अटैक कर देता है, उसको काफी मारता है, बट गो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। इससे हमें ये तो पता चलता है कि गो की एंड्योरेंस नॉर्मल कैरेक्टर से हाई है। इट्स प्रीटी मच ऑन द सेम लेवल एज गन, तभी गो को गन का परफेक्ट राइवल बोला जाता है। बट अगर वापस आए और बात करें गो वर्सेस सीनू की, तो जैसे ही गो के हाथ में एक ग्लास का पीस आता है, सीनू का गेम ओवर। स्टिल सीनू रिटेलिएट करता है, बट गो उसके बाद सीनू की चॉपस्टिक से ही सीनू को काट के रख देता है और सीनू यहीं पर हार जाता है। वेल सीनू का गेम बजाने के बाद नेक्स्ट फाइट हम देखते हैं जोहान सेओंग वर्सेस गोकिम। ये तब होता है जब जोहान काफी पावरफुल हो जाता है, अराउंड हॉस्टल थर्ड एफिलिएट से कुछ चैप्टर्स पहले। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जोहान 4 मेजर क्रूज के लीडर में से सबसे पावरफुल था कॉम्बैट में।
एंड जोहान उस टाइम पे एक अनटचेबल कैरेक्टर था, मतलब जोहान एक ऐसा कैरेक्टर था जिससे सिर्फ गन ही हरा पाया था और कोई उसे छू भी नहीं सकता था। स्टिल हम देखते हैं कि जोहान आता है यहाँ पे चार्ल्स शोई के पास और चार्ल्स शोई को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मेरी मॉम का इलाज करवा दो क्योंकि मेरी मॉम को बहुत ज्यादा इमीडिएट जरूरत है इलाज की। और चार्ल्स शोई कहते हैं तुझे क्या लगता है मैं पैसों का भूखा हूँ क्या? और वो गो को ऑर्डर करता है कि गो इसको निपटा दे, जितनी जल्दी हो सकती है इसको यहाँ से बाहर निकाले और हो सके तो इसको मार भी दे। इसके बाद क्या चार्ल्स शोई हरामी ने बोला है तो गो गेम को जरूर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो फिलहाल के लिए उसका बॉडीगार्ड था। और गो और जोहान की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो जोहान गो को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन एकदम से चीजें बदल जाती है जब गो सीरियस हो जाता है और गो जोहान को इतनी गंदी तरीके से कूटता है कि ये फाइट ऑफ स्क्रीन करनी पड़ जाती है पीटीजे को। वेल इस फाइट के आउटकम से एक चीज तो जरूर प्रूव हो जाती है कि गो इस पॉइंट पर 4 मेजर क्रूज के लीडर से बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद हमें कुछ फीट्स देखने को मिलती है गो किम इन मैनेजर किम मानवा के अंदर। उसकी फाइट होती है जिंजुअल पार्क से, गॉड ऑफ वॉर से। एंड सीरियसली जिन लोगों ने मैनेजर किम पढ़ी है उन्हें पता ही होगा कि ये आदमी कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जिन लोगों ने मैनेजर किम मानवा नहीं पढ़ी है इसके नाम से समझ लो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इसको लिटरली गॉड ऑफ वॉर बोला जाता है। एंड जब जिंजुअल पार्क और गो किम दोनों की फाइट चल रही होती है तब गो वॉज इक्वली मैच्ड विद हिम। इवन जिंजुअल पार्क कुछ सेकंड्स के लिए गो के अटैक से डर भी जाता है कि लिटरली इसका ऑरा इतना इंटिमिडेटिंग है कि ये मुझे मार भी सकता है। क्योंकि वेल चलो जिंजुअल पार्क तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग लेकर आया हुआ है, लेकिन गो उससे फाइट भी किस चीज से कर रहा होता है? पहले वो फाइट में यूज करता है अपनी वॉच, उसके बाद वो यूज करता है बेल्ट। मतलब यहाँ पर तो बेल्ट ट्रीटमेंट गॉट रियल भाई। बट बेल्ट ट्रीटमेंट को एक साइड रखते हुए अगर बात करें गो और जिंजुअल पार्क की फाइट की, तो गो यहाँ पे जिंजुअल पार्क को काफी अच्छा खासा डैमेज दे पाया था, प्लस उसकी स्पीड भी काफी इंप्रेसिव थी। अगर देखा जाए तो नॉर्मल कैरेक्टर्स से जो कि लुकिज्म में एग्जिस्ट करते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा ही इंप्रेसिव स्पीड पे फाइट करता है गो। तो इससे एटलीस्ट एक चीज तो प्रूव हो जाती है कि गो के पास स्पीड मास्टरी तो जरूर है। तो हम कह सकते हैं कि गो प्रोबेबली मैनेजर किम के थोड़ा नीचे आता है। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि इस फाइट के बारे में एक मेजर चीज है जो बहुत से लोगों ने मिस कर दी होगी, और वो ये है कि जिंजुअल पार्क यहाँ ऑलरेडी काफी टायर्ड था और वो कुछ सेकंड पहले ही हांसू सियोंग के 0% पर्सनैलिटी मोड से फाइट करके आया था। तो प्रोबेबली इसलिए भी वो थोड़ा गो से पुश हो रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टायर्ड था और गो को देख के उसको इंटिमिडेटिंग ऑरा तो फील हो रहा था। बट अभी तो उसने अपना CQC और सीरियस मोड भी नहीं दिखाया था इस फाइट के अंदर, तो प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस थे कि अगर वो इन चीजों को इंक्लूड करता फाइट के अंदर तो गो हार सकता था। और वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो जिंची और गॉड ऑफ वॉर से लड़ पाए, वो भी अकेला। उस पॉइंट तक तो नहीं था जिस पॉइंट पे हम ये फाइट देखते हैं मैनेजर किम के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं यूआर डैनियल वर्सेस गो किम। मैं जानता हूँ बहुत से लोग इसीलिए बैठे होंगे, बट यूआर डैनियल वर्सेस गो किम बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट थी। यहाँ गो के ऑरा को सेंस करके इवन यूआर डैनियल भी डिफेंसिव मोड में चला गया था कुछ इंस्टेंसेस पे, मतलब सिर्फ कुछ इंस्टेंसेस पे। बट यूआर डैनियल से तो गन ही फर्स्ट टाइम में नहीं जीत पाया था, तो गो क्या ही जीत जाता। और हम देखते हैं कि गो यहाँ पर अच्छी खासी फाइटिंग फीट्स दिखाता है, बट इवन वो भी यूआर डैनियल से जीत नहीं पाता। यूआर डैनियल उसका एक हाथ तोड़ देता है। एक चीज जो हमें यूआर डैनियल के बारे में पता है कि वो प्री जनरेशन के लेवल पर आ जाता है क्योंकि उसके पास परफेक्ट बॉडी है। क्योंकि जिंजुअल पार्क ने खुद कहा था कि वो फाइट देखना चाहता है यूआर डैनियल की और गाप्योंग किम की, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूआर डैनियल के अंदर जिंजुअल पार्क ने कुछ ना कुछ तो ऐसा सेंस करा ही होगा कि वो उसको कंपेयर कर रहा था कि अगर इन दोनों की फाइट हो तो कौन जीतता है। बट अनफॉर्चुनेटली गो उसको हरा नहीं पाता। इवन अगर ये फाइट कंप्लीट भी होती तो भी गो डिसएडवांटेज में ही रहता। नेक्स्ट हमें गो मेजर एक्शन में दिखता है हॉस्टल के फर्स्ट एफिलिएट के आर्क में, जहां उसकी फाइट 2 जानवरों से होती है, लिटरली 2 जानवरों से होती है। पहले बेसमेंट हल्क की बात करते हैं जिससे वो बहुत आसानी से बीट कर देता है, एक बार नहीं तब तक जब तक वो लगभग मर नहीं जाता, और वो भी अपनी पूरी पावर पे भी नहीं, लगभग अपनी 70 to 75% पावर पे लड़ता है वो उस बेसमेंट हल्क से। वो भी एक हथौड़े का यूज करके उसको हरा देता है, उसका हाथ भी काट देता है। और ये चीज हम हांगल बेक से सुनते हैं कि जो उसका नंबर 1 प्रोडक्ट है, मतलब या फिर उसका जो भाई है जिसको स्टेरॉइड्स यूज कर करके इसने बेसमेंट हल्क में कन्वर्ट कर दिया है, वो टॉम ली की पावर को मैच कर सकता है। मतलब वो टॉम ली के पार पे है। बट क्या ही फर्क पड़ जाता है, गो ने उसकी मार मार के बिल्कुल ही थूत बिगाड़ दी थी। वैसे तो उसकी थूत पहले भी बिगड़ी हुई थी, लेकिन गो
ने मार मार के और ज्यादा बिगाड़ दी थी। बट नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये वही बेसमेंट हल्क है जिसको 4 मेजर क्रूज के लीडर्स मिलके सिर्फ एक ही बार हरा पाए थे, और गो ने आते ही इसको 3-4 बार ऐसे ही निपटा दिया था जैसे इसके बाएं हाथ का खेल हो। खैर, बेसमेंट हल्क को डिफीट करने के बाद हम देखते हैं गो किम की फाइट होती है टॉम ली से। मतलब लो भाई, टॉम ली खुद भी आ गया। टॉम ली के पार पे था ना वो, लेकिन टॉम ली खुद ही यहाँ पे आ गया। और स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गो बहुत ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करता है टॉम ली को, और वो दे भी पाता है। लेकिन टॉम ली रिटेलिएट करता है और गो के पेट में लगभग एक छेद करने वाला होता है, लेकिन गो कैसे तैसे करके उसको रोक लेता है और गो रिटेलिएट करता है और इक्वल फुटिंग पर जाने की कोशिश करता है टॉम ली के साथ, क्योंकि गो की भी कुछ लिमिट्स है। विदाउट वेपन्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गो एक फाइटिंग जीनियस को नहीं हरा सकता, और टॉम ली एक फाइटिंग जीनियस ऐसे ही नहीं कहलाता कि वो गो से हार जाए, वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। बट एक बार टेजन उसको उसकी स्वॉर्ड दे देता है, एवरीथिंग चेंजेस और गो का पूरा ऑरा ही चेंज हो जाता है। गो टॉम का हाथ इतनी तेजी में काट देता है कि टॉम रिएक्ट भी नहीं कर पाता। वो पता लगे कि उसका हाथ पहले ही कटा होता है, तो वो प्रोस्थेटिक हैंड ही काटता है गो। तो हम कह सकते हैं कि अगर फाइट कंटिन्यू होती तो गो आराम से टॉम को हरा देता, प्रोबेबली नॉट, बट गो बहुत चांसेस है कि टॉम को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता कि टॉम भी मरने वाली हालत में ही पहुंच जाता। अब देखो, मैं यहाँ फिर से एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि टॉम ली की भी कुछ लिमिटेशंस है। उसकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो काफी ज्यादा एज में जा चुका है और वो अपने प्राइम में नहीं है। अगर प्राइम में होता तो गो बिल्कुल भी सामने खड़ा भी नहीं हो पाता टॉम के। बट हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि टॉम बिल्कुल ही बहुत ज्यादा वीक हो चुका है इस पॉइंट पे। टॉम अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो मैनेजर किम से भी फाइट करता है, और हमें पता है कि मैनेजर किम से वो मजे मजे में ही फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो चाहता तो मैनेजर किम को भी पटक के, समझ गए ना तुम। खैर, इसके बाद हम देखते हैं गो किम को इन हंट फॉर गन पार्क आर्क, जहां पर वो गन से भिड़ता है, और गन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल पे बैठा होता है कि वो सेकंड जनरेशन को अकेले ही निपटा के आ रहा होता है, और गो थके हुए गन से हार जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गो यहाँ पे पावरफुल नहीं था। सिंपल भाषा में बोला जाए तो गन यहाँ पे इतना ओवर पावर हो गया था कि गो कभी गन को अब नहीं हरा सकता, क्योंकि गन के पास अब TUI भी है, चाहे अनकंट्रोल्ड ही सही, बट TUI है तो सही। साथ ही साथ गन के पास उसका यूनिक पाथ भी है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा टिक पा रहा था। मतलब उसकी एंड्योरेंस इतनी बूस्ट हो गई थी और उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी कि इवन उसका हाथ टूटने के बाद भी वो गो को बहुत ही आराम से हरा देता है। लेकिन रुक जाओ, वो थके हुए गन से लड़ता है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि वो अपने दोस्त समझ के गन को नहीं मारना चाहता। वो कहता तो जरूर है कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा और मैं गन को मारना चाहता हूँ, बट अंदर से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और दोनों की ही दोस्ती आड़े आ रही थी। लेकिन गन के पास उसकी लॉयल्टी भी थी। यामाजाकी क्लैन वाले बहुत लॉयल होते हैं, अगर वो एक बार किसी के लिए लॉयल्टी कर लेते हैं तो बस फिर उनको किसी को भी मारना पड़े, दोस्त भाई किसी को भी पेल देंगे वो लोग। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि ये अनफेयर फाइट थी, क्योंकि यहाँ पे गो भी बहुत अच्छे से अपनी स्वॉर्ड के साथ लड़ा था और गन भी प्रॉपरली लड़ा था उससे। तो प्रोबेबली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गन तो प्री जनरेशन के लेवल पे पहुंच गया था TUI को यूज करने के बाद। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने लिटरली सेकेंड जनरेशन पूरी ही खत्म कर दी थी, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी थी, और वो भी अकेले, और वो भी ऐसे लल्लू पंजू से नहीं, जोहान जैसे फाइटर से, UI डैनियल जैसे फाइटर से। तो अगर हम गन को लो टियर लेवल पे डाल देते हैं प्री जनरेशन के, तो हम गो को कहां पे डाल सकते हैं? गो को हम फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के हाई टियर किंग के लेवल पे डाल सकते हैं। वेल, इसके बाद लास्टली और मेजर फाइट मिलती है हमें गो और पेचन जो कि लास्ट वीक ही हमने देखी थी, और हमें पता लग चुका है कि गो और ज्यादा स्किल्ड हो गया है एज अ वेपन मास्टर, कि उसने लिटरली वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स को भी हरा दिया। दिस इज जस्ट वाइल्ड यार। मतलब हमारे OG डैनियल को अपना पाथ अवेकन करना पड़ा था पेचन जैसे जानवर को हराने के लिए, बट गो ने यहाँ पर एक नई फीट अचीव करी थी, और वो ये थी कि उसने मूनलाइट स्वॉर्ड आर्ट की एक नई टेक्निक बना ली थी, 5th टेक्निक, जो आज तक कोई भी मास्टर नहीं कर पाया है। और यहीं पर एक मेन चीज नोटिस करने वाली ये है कि गो प्री जनरेशन के मेंबर से उनके प्राइम में नहीं बल्कि उनकी ओल्ड स्टेज में फाइट करता है। प्लस गो इंचियन में भी तब आया था जब डैनियल पेचन को बहुत तगड़ा डैमेज दे चुका था। तो गो को करेंटली अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में प्लेस करें तो उसे हम फर्स्ट जनरेशन के किंग से ऊपर रख सकते हैं। बट गो जब स्वॉर्ड के साथ अपनी पावर लेवल्स को मैक्सिमाइज करता है तो उसे हम लो टियर प्री जनरेशन के मेंबर्स से ऊपर रख सकते हैं, या फिर उनके करंट लेवल पे रख सकते हैं जो लो टियर के प्री जनरेशन के मेंबर्स हैं, जैसे लाइटनिंग चोई या फिर और कोई भी। प्लस गो अभी करेंटली और पावरफुल होने की पोटेंशियल रखता है, तो क्या पता हमें एक फुल फाइट दिखे फ्यूचर में गो की और किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की। तो वेल, विद दैट बीइंग सेड, हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है, अगर गो की फ्यूचर में किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट होगी तो क्या वो जीत पाएगा? और साथ ही साथ गो के पावर लेवल्स के बारे में भी अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल देना, और तुम उसे कहां पर प्लेस करोगे, मतलब कहां पे उसकी रैंकिंग को प्लेस करना चाहोगे।
साथ ही साथ गो के बारे में अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।